बहुत समय पहले की बात है। आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूंगी। भाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है। थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है। इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है, जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ। उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे। मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूंगी। चाचा जी, ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी। आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा। इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है। अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है। इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है। मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले
कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी। लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है, और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तब पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है, और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं, और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ, और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है, और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है, और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी, आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनुष्य नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी, यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है, और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं, और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया? चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई, और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी, और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है, और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है, और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है, और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया, जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी, इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है, जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया? जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना लूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगी ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए
नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या। आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने और चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। रौनकपुर गांव में गंगा अपनी जुड़वा बेटियां रानी और मुस्कान के साथ रहती थी। रानी और मुस्कान बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद गंगा ने ही बहुत ही मेहनत से दिन रात दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया था। धीरे धीरे उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई। वो जब अपनी माँ को इतना मेहनत करते हुए देखती तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता था। रानी, मुस्कान, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी बेटा। आई माँ, जल्दी से तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं सेठ के घर जा रही हूँ, रात को देर से घर आऊंगी। आज सेठ की बेटी का जन्मदिन है तो मुझे बहुत सारे काम है। माँ, हमारा जन्मदिन कब आता है?
माँ, आपने तो कभी हम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। मुस्कान, जन्मदिन सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता माँ कितनी मुश्किल से घर की जरूरतों को पूरा करती है ना माँ? मेरी बेटी से ये किसने कहा कि जन्मदिन सिर्फ बड़े लोग ही मनाते हैं? अरे मेरी दोनों राजकुमारियाँ क्या किसी से कम है? वो तो मुझे समय नहीं मिलता, इसलिए मैंने कभी तुम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। इस बार देखना मैं कितने धूमधाम से तुम दोनों का जन्मदिन मनाऊंगी। क्या सच में माँ? और आप हमारे लिए वो बड़ा सा केक भी लेकर आओगे? हाँ बेटी, मैं केक भी लेकर आऊंगी। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना और शाम को दोनों बहन घर में ही रहना। ठीक है माँ। गंगा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह गंगा अपनी बेटियों से कहती है, मेरी दोनों बेटियों को जन्मदिन की खूब सारी बधाइयाँ। भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे। माँ, आज हम दोनों का जन्मदिन है। हाँ बेटी। माँ, आपको याद था आज हमारा जन्मदिन है? भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? माँ कभी अपने बच्चों की खुशियाँ भूलती है क्या? अब चलो दोनों अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं शहर जा रही हूँ तुम दोनों के लिए केक लेने, फिर साथ मिलकर धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। माँ की बात को सुनकर खुशी और मुस्कान बहुत ही ज्यादा खुश हुई। गंगा अपनी बेटी के लिए केक लेने शहर की ओर जाने लगती है। उसके गांव से शहर के बीच एक घना जंगल पड़ता था। गंगा शहर से केक लेकर जब वापस लौट रही थी, तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाती है। गंगा वहीं पास ही केक रखकर नदी से पानी पी रही थी, तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। गंगा की आवाज सुनकर वहीं से गुजर रही मोना जादूगरनी को उस पर दया आ जाती है और वह उसके पास जाती है। अरे, आपको तो किसी जहरीले सांप ने काटा है, मैं अभी इस पर जड़ी बूटी लगा देती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है जादूगरनी जी, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे तो बस अपनी दोनों बेटियों की चिंता हो रही है। जादूगरनी जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिएगा। कहो, क्या मदद चाहिए? आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखेंगी। प्लीज वादा कीजिए। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी दोनों बेटियों का ख्याल रखूंगी। आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप मेरी तरफ से ये केक उसे दे दीजिएगा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी बेटियाँ, हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर गंगा ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यह सब देखकर मोना जादूगरनी को बहुत ही दुख हुआ और वह केक लेकर खुशी और मुस्कान के घर पहुंच गई। जादूगरनी को देखकर दोनों बहनें चौंक गईं। आप कौन है और मेरी माँ कहाँ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताइए ना, मेरी माँ कहाँ है? मैं मोना जादूगरनी हूँ। मुझे तुम्हारी माँ तुम दोनों की सहायता के लिए यहाँ भेजी है। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हें गंगा जैसी माँ मिली, लेकिन अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर जादूगरनी ने जंगल में जो हुआ वह सब उसे बताया। यह सुनकर दोनों बहनें रोने लगी। अब तो हम अनाथ हो गए, अब हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ ऐसे हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, जीवन और मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है बेटी, ये तो विधि का विधान है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही होगा। अब चलो अपने आंसू पोंछो। अपनी बेटियों की आंखों में इस तरह आंसू देखकर तुम्हारी माँ भी ऊपर भगवान के पास रोएगी, इसलिए चुप हो जाओ। ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। टन टन केक। मुझे ये केक नहीं चाहिए, इसी की वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई। हाँ, अगर माँ ये केक लेने शहर नहीं जाती तो उनके साथ ये नहीं होता। मैं ये केक नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मत खाओ, लेकिन इस केक को अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर इसे घर के पास तो रख ही सकती हो। केक का घर? मैं कुछ समझे नहीं, अभी समझाती हूँ। इतना बोलते ही जादूगर उस केक को एक विशाल केक के घर में बदल देती है। ये देखो बच्चियों, ये जादुई केक का घर है और अब से ये जादुई केक का घर तुम्हारा है। अब से तुम जो भी इस केक के घर से मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब से तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब तुम दोनों बहन अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ, और हाँ, जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो
मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना बोलकर मोना जादूगरनी वहाँ से चली गई। उस दिन से खुशी और मुस्कान को जब भी किसी चीज की जरूरत होती, जादुई केक घर से मांग लेती। अब उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वे दोनों बहन बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। तभी एक दिन खुशी ने मुस्कान से कहा, मुस्कान, अब तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही थी हमारे जैसे गांव में और भी कितने लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। मैं सोच रही थी क्यों ना इस गांव वालों को भी इस जादुई केक के घर के बारे में बताया जाए, ताकि वो भी इस केक के घर से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अरे वाह खुशी, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। मैं अभी सबको जादुई केक घर के बारे में बता कर आती हूँ, ताकि उनकी परेशानी भी खत्म हो सके। ये सोचकर दोनों बहनों ने उस जादुई केक के घर के बारे में सभी गांव वालों को बता दिया। उस दिन से सभी गांव वाले जादुई केक घर के पास जाकर अपनी समस्या बताने लगे और जादुई केक घर भी उन गांव वालों की मदद करने लगा। धीरे धीरे सभी गांव वाले जादुई केक घर की तारीफ करने लगे। इस तरह से जादुई केक घर के अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड आ गया। उस जादूगरनी ने मुझे यहाँ किस मुसीबत में फंसा दिया है। पहले तो उसने मुझे सिर्फ इन दोनों बहनों की मदद करने को कहा था, लेकिन अब इन दोनों बहनों की वजह से मुझे पूरे गांव की मदद करनी पड़ रही है। जब देखो कोई ना कोई आकर मुझे परेशान ही करता रहता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वाले मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सके। उस दिन के बाद से जो भी गांव वाले जादुई केक घर के पास मदद मांगने जाते, तब जादुई केक का घर उस पर अत्याचार करने लगा। वो कभी किसी को पेड़ से उल्टा लटका देता, तो कभी किसी को हवा में उछालकर दूर फेंक देता। कुछ लोगों को तो वो बिजली के झटके भी देने लगा। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। उस घमंडी जादुई केक से सभी गांव वाले परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों बहनों के पास गए और उनसे बोले, बेटी, तुमने जो हमें जादुई केक के घर के बारे में बताया था, वो केक का घर तो हम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम दोनों बहन कृपया करके हमें उस जादुई घमंडी केक के घर से बचा लो बेटी। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई। फिर खुशी उन गांव वालों से बोली, जिस जादूगरनी ने मुझे यह केक दिया था, उन्होंने मुझसे कहा था जब भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। रुकिए, मैं उन्हें बुलाने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर दोनों बहनें जादूगरनी को मन ही मन याद करने लगी। पलक झपकते ही जादूगरनी वहाँ प्रकट हो गई। तब दोनों बहनों ने जादूगरनी को सब कुछ बताया। यह सब सुनकर जादूगरनी ने कहा, उस जादुई केक घर ने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया वह बहुत ही गलत है। मैं अभी उस जादुई केक घर का घमंड खत्म करती हूँ। ये बोलकर जादूगरनी जैसे ही उस जादुई केक घर के पास गई, घमंड में चूर जादुई केक घर ने जादूगरनी पर भी हमला करने की कोशिश किया। तब जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जादुई केक घर को वहीं पर जलाकर राख कर दिया। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। फिर जादूगरनी उन गांव वालों से बोली, आप सभी गांव वालों ने इस पेड़ पर जो जादुई केक का घर था उस पर पूरी तरह निर्भर हो गए, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब से आप सब खुद ही अपनी समस्याओं का हल करना। अगर आप सबको कभी ज्यादा परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना। मैं खुद आप लोगों की मदद करने यहाँ आ जाया करूँगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली गई और उस दिन के बाद से सभी गांव वाले खुद ही मेहनत करके खाने लगे। कभी उन्हें ज्यादा दिक्कत होती तो वो जादूगरनी को याद कर लिया करते। साथ ही खुशी और मुस्कान भी गांव वालों की हर संभव मदद कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।